मेरा नाम प्रिया है। जैसी खूबसूरत मेरी आंखें थी वैसे ही मेरे होंठ, रंग बिल्कुल गोरा और काफ़ी लंबे लंबे बाल। कोई भी लड़का मुझे देखता तो वो होश खो बैठता था। पर मेरे पति की मौत के बाद मैं तन्हा और अकेली रह गई थी। अभी तो मात्र मैं 24 साल की हूँ और मेरी जवानी अभी बाकी है। ऐसे में एक विधवा बने मैं मारी मारी फिर रही थी। न सिर्फ तन की भूखी बल्कि पेट की भूख सताने लगी थी। मेरे पति के गुजरते ही उनका दोस्त शेखर मेरे पास आ गया और कहने लगा, प्रिया अकेली रहोगी तो आग में जलती रहोगी। मैंने कहा, अभी तो अजय की लाश तक नहीं मिली है। मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शेखर बोला, तुम मेरे दोस्त की विधवा हो, मैं तुम्हें वह सुख दूंगा कि तुम मुझसे एक पल भी जुदा नहीं रह पाओगी। अभी 2 दिन ही हुए थे मेरे पति को गुजरे। मैंने उसे मना कर दिया और काम की तलाश में मारी मारी फिरती रही। हमारे गांव में तो बस खेतों में काम मिलता था जो कि मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था तो एक दिन मैं भैया भाभी के घर चली गई। 1 महीने बीतते ही उन्होंने कह दिया कि गांव चली जाओ, तुमने वैसे भी जवानी में हमारा नाक कटवा दिया था। जब मैं मात्र 18 साल की जवानी की दहलीज में कदम ही रखा था कि मेरे पैर फिसल गए थे और अब भैया भाभी ने मुझे गांव भेज दिया, जहां मेरी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे सारे जमा पैसे ख़त्म होने लगे। मुझे कुछ तो करना ही था। हमारे गांव में ईंट भट्टे में मर्द काम करते थे पर वहां औरतों को कोई काम नहीं मिलता था। अंत में बच्चे की बुरी हालत देखकर मैंने मर्द के भेष में ईंट भट्टे में काम करने की सोची और मेरा बेटा, जो कि अब 5 साल का हो चुका था, उसे स्कूल में डाल दिया। मैंने मर्द बनकर वहाँ काम ले लिया। मुझे कोई पहचान ना सके और मैं मेहनत मजदूरी करने लगी। मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे अच्छे पैसे देता, पर वह मुझे मर्द समझकर हाथ लगाता तो मैं सिहर उठती। पति के गुजरे 1 साल से ऊपर हो गए थे और मैं तन्हा थी। मेरी ज़रूरत अधूरी थी और मर्द का काम करते करते इतनी थक जाती थी कि यही सोचती थी कि काश कोई मेरा हाथ थाम ले। पर एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हम अपना काम समेट रहे थे कि तभी मालिक आ गए और मुझे देखने लगे। मेरे गिले बदन को देखकर उन्हें शक हुआ कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। मैं डर गई और थर थर काँपने लगी। मुझे लगा आज मैं बच नहीं पाऊँगी। इतने दिनों से मालिक को धोखा देकर मैं यहाँ पर काम कर रही थी। मेरा रूप देखकर यह तो समझ में आ गया था कि मैं औरत हूँ, पर मेरी पहचान उन्हें मालूम ना चले। मैं यही दुआ मांगने लगी कि मालिक यहाँ से चले जाएं, पर मालिक मेरी ओर एकटक देखते रह गए थे। उनके अंदर मुझे एक हवस नज़र आने लगी। बारिश में भीगते हुए वह मुझे देखते रहे और अचानक से मुझसे कहा, तुम कमरे में आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। वह मुझे अपने साथ ही ईंट भट्टे के सामने बने घर पर ले गए। मैं यही दुआ मांग रही थी कि उन्हें पता न चले, पर वह जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे, मुझे लगने लगा था कि उन्हें सब मालूम चल चुका है। और मैं यही सोचने लगी कि अगर मेरा यह काम चला गया तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। लेकिन उस वक्त मैं भाप नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उस घर के अंदर घुसते ही मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे कुछ कपड़े देकर कहा, तुम भीग चुके हो, कपड़े बदल लो। उनकी बात सुनकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मैंने तो बस मर्द का भेष बनाया था। मैं सच में मर्द थोड़ी न हूँ जो उनके सामने कपड़े बदल लूँ। इस घर पर बस एक ही कमरा था तो मैं डर डर कर देखने लगी। वक्त आ गया था जब मेरे जीवन में तूफान दस्तक देने जा रहा था और पुरानी यादों में मैं खो गई। जब मैं 18 साल की कुंवारी कली थी तो मोहल्ले के एक लड़के नवीन से मैं प्यार करने लगी। जब भी मौका मिलता चोरी छुपे हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे। हम 7वें आसमान में थे। लेकिन एक दिन मेरे भैया ने हमें नज़दीकी हालत में देख लिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। अजय की दुल्हन बनकर मैं शहर छोड़कर गांव में आ गई और अंदर ही अंदर बहुत निराश थी। मैंने यही सोचा था कि इस शहर के किसी हैंडसम लड़के से मेरी शादी होगी और शादी को लेकर मैं तरह तरह के सपने सजा रखी थी। पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी गांव में बितानी थी। शहर की चकाचौंध और ऐशो आराम को छोड़कर जब मैं अजय के घर पर कदम रखी तो गांव की औरतों ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। मुझे चारपाई पर बैठाकर ढेर सारे तोहफे दे गए थे। एक गोरा सा लड़का मुझे तोहफा देने आया तो मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए था और मुझे कहने लगा, प्रिया तुम तो बहुत खूबसूरत हो, न जाने कौन है यह।
रात को गांव की एक औरत ने मुझे एक कमरे में बैठा दिया जहां से फूलों की खुशबू आ रही थी, पर था तो एक गांव का कमरा। जब मैं अकेली हुई तो मैं कमरे का जायजा लेने लगी। यह घर उतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच कर आई थी। मुझे इतना ही मालूम था कि मेरे पति अजय ईंट भट्ठे में काम करते हैं। मेरा भाई अपनी बहन की शादी एक मजदूर से करवा देगा, यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि अजय के परिवार में और कौन कौन है। मैंने तो ठीक से उनका चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे भाई ने मुझे नवीन के साथ पकड़ लिया था और मुझे घसीटते हुए घर लेकर आया था और अपने कमरे में ही कैद कर दिया था। फिर भैया और भाभी ने मिलकर जल्दी से मेरी शादी तय कर दी थी ताकि मेरी बदनामी होने से पहले ही शादी हो जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं नवीन से प्यार करती हूँ और मेरे भी कुछ मान है। मैं अपने पहले प्यार से उभर भी नहीं पाई थी कि अजय मेरे कमरे के अंदर आ गए। मैंने पहली बार उन्हें अच्छे से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अजय काफ़ी गोरा और हट्टा कट्टा लग रहा था। वो मेरे करीब आ गए। मैं घबराई हुई सी सिर झुकाए बैठी थी। तभी अजय ने मुझे मुंह दिखाई के तौर पर एक अंगूठी पहनाई। वह समझ चुके थे कि मैं घबरा रही हूँ तो कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं और मैं उनका इकलौता बेटा था। मुझे उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे देखने में कैसे भी हो। लेकिन है तो ईंट भट्टे के मज़दूर ही, कितना ही कमा लेते होंगे जो मुझे खुश रख पाएंगे। मैंने उन्हें हिम्मत करके उस लड़के के बारे में पूछा जो कि आज शाम मुझे तोहफ़ा देने आया था। उन्होंने कहा कि वह शेखर है, मेरा दोस्त, ईंट भट्टे का मालिक है। अब मैं यही सोचने लगी, काश मेरे भैया ने उसके साथ मेरी शादी कर दी होती। अजय शेखर दोनों ही देखने में हैंडसम थे, पर शेखर भट्टे का मालिक और अजय एक मज़दूर। मैं दिल ही दिल शेखर के बारे में सोचने लगी और उसकी कही हुई बातों के बारे में भी। मेरे पति मेरे एकदम करीब आ गए, मुझे प्यार करने लगे, पर मैं नवीन और शेखर के ख्यालों में डूबी हुई थी। जब उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ करीबी रिश्ता बनाऊंगा तो मैंने राहत की सांस ली। अगले ही दिन शेखर घर पर आ गया और मुझसे कहने लगा, भाभी एक कप चाय पिलाओ ना। मैं काफ़ी शर्मा गई और फिर किचन में जाकर चाय बनाकर लाई। अजय और शेखर चाय पीकर काम पर निकल गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। मैं उनके घर को अच्छे से देखी तो वो इतना भी बुरा नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। घर पर ज़रूरत का सारा सामान था। मैंने सोचा था चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, पर गैस थी, बिजली थी, टीवी थी, फ्रिज और ज़रूरत का सारा ही सामान था। जब मेरे पति घर आए तो कुछ मज़दूरों को साथ ले आए थे। मैंने देखा कि वह एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे कपड़ा ना धोना पड़े, इस वजह से वह मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए थे। शायद मुझे इतना भी बुरा पति नहीं मिला है। हम दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरे पति मेरे काम में भी हाथ बटा दिया करते थे। मैं उन्हें मना करती फिर भी वह कहते, नहीं, तुम्हें गांव में काम करने की आदत नहीं है, तुम थक जाओगी। और मेरी खूब सेवा भी करने लगे। मेरे पति ईंट भट्टे में रोज़ जाते थे। मैं उनका खाना पैक करके दिया करती थी। एक दिन वह खाना ले जाना भूल गए तो घर पर एक मज़दूर आ गया। मज़दूर ने कहा, मालकिन साहब का खाना लेने आया हूँ, आज साहब खाना ले जाना भूल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मज़दूर मुझे मालकिन और अजय को साहब क्यों कह रहा था। खाना देकर मैंने उससे पूछा तो पता चला कि मेरे पति ईंट भट्टे के मज़दूर नहीं बल्कि मालिक हैं और वह शेखर के साथ यह बिज़नेस चलाते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और अक्सर वह शेखर को भी साथ घर ले आते थे। शेखर हमारे साथ खाना खाता और जब भी मुझे अकेला पाता मुझसे बात करने आ जाता था। कभी कभी बातों बातों में वह मुझे टच भी कर लिया करता था। वह अजय के दोस्त हैं तो मैं कुछ कह नहीं पाती थी, पर मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करता था। मैं मजाक मजाक में कही कि शेखर, अब तुम भी शादी कर लो। उसने कहा, मेरा किस्मत इतना अच्छा कहाँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा, मेरी किस्मत में तुम जो नहीं हो। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है तो मैंने कहा, मैं नहीं हूँ तो क्या, और भी बहुत सारी हसीन लड़कियाँ हैं। पर उसने कहा, मुझे तो तुम ही चाहिए, और हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया
और मेरी सांसें तेज होने लगी। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि शेखर मुझे चाहता है, पर मैं शादीशुदा हूँ तो इस चाहत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बात बदलते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ दूँगी। जब कभी अजय घर के बाहर होता तो शेखर मेरे पास आ जाता और कहता, प्रिया ज़रा चाय पिलाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। कभी कभी मुझे काफ़ी घबराहट होती थी क्योंकि वह मेरे घर पर आ जाता था, कहीं अजय गलत न समझ ले या बुरा न मान जाए। मैंने एक दो बार कहा भी उसे कि जब अजय ना हो तो घर पर मत आया करो। इस बात का जवाब यही देता, क्यों, तुम मुझे चाहती हो क्या, तभी इतना घबरा रही हो। मैं कुछ न कह पाती। शादी के 1 साल के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा एक बच्चा भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ साल बाद एक साल बहुत ही बारिश हो रही थी। लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पति शेखर के साथ काम पर निकल गए। मुझे उनकी बहुत चिंता सता रही थी तो मैं बार बार दरवाजे के पास आकर देख रही थी। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी देर होने के बाद शेखर मेरे पास आया। वह बहुत परेशान नज़र आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हो गया तो उसने कहा बहुत बुरा हाल है। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहा कि हम नदी पार कर रहे थे कि तुम्हारे पति उस नदी में गिर गए और बाढ़ उसे बहा ले गई। यह बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उसी हाल में बाहर निकली और दौड़ने लगी। शेखर भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा तो मानो कोई सुध बुध ही नहीं था। मैं पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। हम नदी के पास पहुँचे तो मेरे पति का नामो निशान नहीं था। वह बाढ़ मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बहा कर ले गई थी, मेरा प्यार बहा कर ले गई थी। और उसके बाद ही शेखर ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया, पर जब मैं उसे मना कर दी तो उसने मुझे ईंट भट्ठे का हिस्सा भी नहीं दिया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। और ज़िंदगी के हर एक लम्हे ये खालीपन और सोनेपन में गुजरने लगे। मर्द का वेश बनाकर मैं अपने ही ईंट के भट्ठे में काम करने लगी, जिसके मालिक मेरे पति थे, और इसी ईंट भट्ठे में आज मैं मजदूर थी। और अभी मुझे यह सताने लगा कि अगर शेखर ने मुझे देख लिया तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। आज इस भीगी हुई हालत में उसने मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा, तभी मुझे अपने सामने कपड़े बदलने को कह रहा है। पर मैं वैसे ही खड़ी रही तो शेखर मेरे पास आ गया और अपने हाथों से मेरा कुर्ता उतार दिया। और जैसे ही उसने मेरे बदन को देखा वह समझ चुका था कि मैं मर्द के भेष में औरत हूँ। उसने मेरी पगड़ी खोल दी जो कि मैं अपने आप को छुपाने के लिए बांधी थी, और उस हाल में जब उसने मेरी शक्ल देखी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके चेहरे में मुझे हवस नज़र आने लगा। उसने कहा, तुम हो जो मर्द का भेष बनाए मरे ईंट के भट्ठे में काम करती हो। तुम जैसी खूबसूरत औरत को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आओ मेरे करीब आओ। आज बरसाती रात में हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। मैं डर गई और शेखर से कही, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पति की लाश अब तक नहीं मिली है, शायद वह जिंदा है। मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया। फिर से तुम मुझे ठुकरा रही हो। तुम्हें पाने के लिए मैं इतना सब कुछ किया और तुम मुझे बार बार ठुकराते जा रही हो। तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे नदी में धकेला था। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुमने, पर क्यों? उसने कहा, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता था और मुझे हर वक्त अजय की किस्मत से जलन होती थी कि उसे तुम जैसी खूबसूरत शहरी लड़की मिल गई है। मैं तुम्हें पाने के लिए इस कदर पागल हो गया था कि तुम्हारे पति को मौका मिलते ही पानी में ढकेल दिया। यह कहकर वह मेरे ऊपर झपटा और अपने अंदर की सारी हवस निकाल ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उसे मारती रही, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और उसके बाद वह मुझे उठाकर भट्ठे में ले गया। वहाँ उस सुनसान जगह पर बारिश में भीगते हुए फिर से मेरे साथ मैं रोती रह गई और यह खुला आसमान बारिश रूपी आंसू बहाता गया। वह मुझे अपने घर पर ले आया और अपने घर पर ही मुझे कैद कर दिया, और जब भी घर के बाहर निकलता तो ताला लगा कर निकलता था। जब भी घर पर रहता था मेरे साथ गलत काम करता था और मुझे बार बार कहता था कि तुम मुझे स्वीकार कर लो।
पर मैं अपने पति के कातिल को कैसे स्वीकार कर लूँ। उसने बस इतनी रहम दिखाई थी कि मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आया था। जब वह घर पर नहीं रहता था मैं बहुत रोती थी। करीब 7 दिन के बाद जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, फिर से वह मेरे साथ गलत काम कर रहा था। तभी कुछ लोग बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगे। मुझे लगा यही मेरी मुक्ति का मौका है। शेखर काफ़ी डर गया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो गांव वालों की भीड़ उसके घर पर उमड़ पड़ी। वह किसी को रोक न पाया। गांव वालों ने मुझे वहां पर देख लिया। मैं उनके पैर पड़ गई और कहने लगी कि इसने मेरे साथ क्या क्या गलत किया है। गांव वाले कहने लगे कि हमें पता है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी बातें सुनकर मैं बेहताशा रोने लगी और तभी भीड़ में से निकलकर मेरे सामने एक शख्स खड़ा हो गया। जब मैं उसकी शक्ल देखी तो मेरा कलेजा मानो बाहर आ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति अजय थे। लोग शेखर को मारने लगे और पीट कर अधमरा कर दिए। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अजय मुझे और अपने बच्चे को लेकर घर पर आ गया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, तुमने बहुत देर कर दी है। उसने मेरा सर्वनाश कर दिया है। आप इतने दिन कहाँ थे? उन्होंने कहा, शेखर ने मुझे बाढ़ वाले दिन नदी में ढकेल दिया और मैं उस नदी के बहाव में बहता चला गया। किसी तरीके से सांस लेता रहा, लेकिन फिर एक पत्थर से मेरा सिर टकरा गया। मैं किसी तरह से नदी के किनारे आ गया और एक गांव वाले ने मुझे देखकर बचा लिया था। वह लोग मेरी सेवा करने लगे, पर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था और अब जाकर मेरी याददाश्त वापस आई है। तो मैं उस गांव से वापस अपने गांव आ गया। अजय ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे मेरे हाल पर अपना भी लिया। उसे पता चला कि शेखर ने किस कदर मुझे धोखा देकर ईंट भट्टे में कब्जा कर लिया था और मुझे मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा था। शेखर लोगों की पिटाई से बीमार हो गया था और फिर कुछ दिन बाद वो मर गया। उसके बाद से मैं और अजय अपने बच्चे के साथ हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।